हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज हमारा जैसे आप देख पा रहे हैं पार्ट 1 का लेक्चर 4 आज मैं आप लोगों को डिलीवर करने वाला हूं। मैं ऑलरेडी आपको 3 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूं सेक्शन ए पार्ट 1 पे। हम अभी बेसिक बेसिक चल रहे हैं क्योंकि सेक्शन ए ही है ही बेटा बेसिक। इसमें कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो हम बहुत कुछ इसमें पढ़ लेंगे, हाँ आगे जैसे एसेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वैल्यूएशन बैलेंस शीट में कैसे होती है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लाइबिलिटीज को कैसे क्लासिफाई करना होता है, उनकी कैसे वैल्यूएशन होती है, वो सब हम देखेंगे। वो हो सकता है आपके लिए एक नया कंसेप्ट हो, लेकिन अगर कोई ग्रेजुएशन करके आया ना, शायद उनके लिए नया नहीं है। हाँ, इंडियन एज एन इंडियंस, क्योंकि हम अगर इंडिया में बात कर रहा हूँ या किसी और यूएस के अलावा जो भी देश है उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने यूएस गैप के अकॉर्डेंस कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई, आपको नहीं पता यूएस गैप के हिसाब से कैसे एसेट्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है, वैल्यू कैसे करनी पड़ती है, लाइबिलिटीज कैसी वैल्यूएशन है, वो हमारे लिए एक नया कंसेप्ट है। हाँ, वो हमारे लिए एक नया कंसेप्ट है क्योंकि हम अब तक अपने आईएफआरएस या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते आए हैं, है ना। तो यूएस गैप हमारे लिए एक नया है जो हमको पढ़ना है, वो मैं आपको खैर पढ़ाऊंगा ही। बाकी ये सेक्शन बहुत इजी है, सेक्शन ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको अगर एक बात बोलूं ना, पार्ट 1 में इजी वैसे सेक्शन ए ही है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट शायद मेरी इस बात से क्या कहते हैं एग्री ना करे, बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है सर। बेटा सच में एक्चुअली वो है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, देखो मैंने आपको पहले ही बोला आप कहां जाओगे बच के। मत करो सीएमए उसे छोड़ दो। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है सेक्शन, ग्रेजुएशन करोगे वहां भी पढ़ना पड़ेगा, सीएफए करोगे वहां भी पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना तो हर जगह ही है। तो बेटा ये तो एक नेसेसिटी है, ये डिफिकल्टी इजी के बाहर की चीज है। वैसे क्या है ना, एक्चुअली आप ये सोचोगे सर ये तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है। सीएमए यूएसए में जैसे सेक्शन ई और सेक्शन एफ की बात करें, वो तो प्योर थ्योरी चैप्टर है बेटा, वो तो प्योर ही थ्योरी है। तो बच्चों को ऐसा लगता है वो ज्यादा इजी होंगे, लेकिन बेटा कहानी यहाँ थोड़ी उल्टी है। वो एक्चुअली ज्यादा डिफिकल्ट है सेक्शन ए से। इसका एक रीजन है बेटा, क्योंकि वो जो थ्योरी है ना, वो ऐसी लेट इट गो वाली टेक इट इजी वाली थ्योरी नहीं है बेटा, कि बस आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, नोट वोट्स बना लिया और हो गया आपका काम। नहीं, उसको समझना पड़ेगा बेटा, वो बड़ी डिटेल थ्योरी है, क्योंकि वो आपके सीएमए यूएसए का काम है रियल लाइफ में। इंटरनल कंट्रोल्स, ऑडिटिंग, पीसीएओबी बोर्ड पढ़ना है, जिससे पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बॉडी बोलते हैं। एफसीपीए के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ईआरएम सिस्टम पढ़ना है, इंटरनल कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, बहुत सारे दुनिया भर की चीजें बेटा उसमें पढ़ने हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। फिर मैं आपको सेक्शन एफ में पढ़ाऊंगा, वो तो पूरा टेक्नोलॉजी चैप्टर है जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, तो बहुत ही टेक्निकल है वो चीजें। ठीक है, सेक्शन एफ बच्चों को ज्यादातर डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ये हमारा काम बेटा नंबर्स का है। हम अकाउंटिंग वाले लोग हैं, मैनेजमेंट वाले लोग हैं, टेक्नोलॉजी हमको क्या पता है ना। लेकिन बेटा अब जब से फिनटेक आ गया है दुनिया में, टेक्नोलॉजी अब ऐसा नहीं बेटा सिर्फ साइंस वाली स्ट्रीम लोग ही करेंगे। कोडिंग वोडिंग हमको जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो आजकल कॉमर्स बैकग्राउंड है वो भी कोडिंग करना जानते हैं बेटा, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड है ना, डायनेमिक्स आजकल चेंज हो गया। फाइनेंस नहीं बोलते, फिनटेक बोलते हैं। तो बेटा टेक्नोलॉजी, तभी इसी चेंज को देखते हुए आईएमए ने भी अपने सिलेबस में एक चीज डाली, टेक्नोलॉजी करके चैप्टर, एक नया सेक्शन एड ऑन करा टेक्नोलॉजी करके। ठीक है, इसलिए अब हमको वो पढ़ना पड़ता है। ब्लॉकचेन्स क्या होते हैं, है ना। हम थोड़ा सर्वर्स की बात करेंगे, डेटा की बात करेंगे, सैस नेटवर्क्स की बात करेंगे, वो हम सब वहीं के वहीं बात करेंगे। ठीक, क्लाउड नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे। बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बेटा इतना इजी वे में समझाऊंगा ना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आज अपने लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, है ना। अपने लेक्चर से स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं पार्ट 1 लेक्चर 4। चलिए बेटा, पिछली क्लास में आपको पता ही है, मैंने आपको क्या कहते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको कहां तक करा दिया था। पिछली क्लास में बेटा मैंने आपको पता कहां तक कराया था, मैंने आपको कराया था वो क्या कहते हैं उसको, एक्रूअल कंसेप्ट कराया था। आपको याद होगा, मैंने आपको एक्रूअल कंसेप्ट कराया था, और एक्रूअल कंसेप्ट मैंने और कैश बेसिस के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिया था। याद होगा ना बेटा, रिवाइज करा है। मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, पहली बात तो आपको नोट्स बनाने। ठीक है, अब आप ये नोट्स कहां पे बनाते हैं वो आपके बेटा, अगर आप फिजिकली नोट्स बनाते हैं मैन्युअली वो ठीक है, जैसे रजिस्टर्स हो गए, नोटबुक्स हो गई, या अगर आप डिजिटली मेंटेन करते हैं वो भी ठीक है। जैसे भी आपको मेंटेन करना है आप वैसे करिए, लेकिन बनाने जरूर है। क्यों? क्योंकि सीएमए यूएसए के पेपर से पहले, है ना, आप अगर ये नोट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो बेटा ये किताबें अगर आप खोल लेंगे ना पेपर से पहले, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। नहीं, ऊपर से नहीं जाएगा, क्योंकि वो आप, क्योंकि मेरे लेक्चर्स आपने देख लिए, आप समझ गए हैं। दिक्कत क्या है, वो बड़े बहुत है। अरे मटेरियल तो बहुत बड़े बड़े हैं बेटा, पेपर से पहले कैसे रिवाइज करोगे चीजों को, और उन्होंने तो बहुत लिमिटेड लिख रखा है। जो मैं चीजें बोल रहा हूं बेटा, अगर आप उसको लिख लेंगे ना अपने शॉर्ट नोट्स बना के, कि आपको समझ आ जाए कि एक जैसे, अगर आपको दोबारा ये कंसेप्ट रिवाइज करना है बेटा, आपको दोबारा मेरा ये लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, हालांकि आपको इसके लिए 2 व्यूज मिल रहे हैं देखने के लिए, दूसरा डिवीजन निकला है, उसको थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, नोट्स ऐसे मेंटेन करो कि दूसरी बार देखने की नौबत ही ना आए।
आराम से नोट्स देखो और खुद ही सारा का सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, आपको सारा माइंड में आ जाए, अच्छा ये था वो कंसेप्ट, ऐसे नोट्स बनाने होते बेटा। बस यही हैक है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया एक्रूअल कंसेप्ट, मैंने आपको बताया था एक्रूअल कंसेप्ट है ना, एक्रूअल कंसेप्ट बेटा मैंने आपको बताया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन, तीन चीजों का कॉम्बो है। अगर आप उन तीन चीजों को कॉम्बो बना दोगे, मतलब डबल एंट्री भी अगर उसके अंदर होगी, डबल एंट्री भी अगर उसके अंदर होगी, उसके अंदर क्या कहते हैं, जैसे देखो डबल एंट्री, डबल एंट्री उसके अंदर होगी, ठीक है सर। अकाउंटिंग पीरियड उसके अंदर होगा, अकाउंटिंग पीरियड बेटा डबल एंट्री उसके अंदर होनी चाहिए। डबल एंट्री का मतलब आप लोगों को पता है ना, डबल एंट्री मैंने आपको बताया था बेटा, दो एंट्रीज होती हैं। डबल एंट्री का मैंने आपको बेटा बताया था, दो एंट्रीज होती हैं, एक डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। डेबिट एक जगह, आज मैं आपको बताऊंगा बेटा, ये डबल एंट्री आज खत्म नहीं हुआ वो कंसेप्ट अभी, डबल एंट्री आज मुझे आपको बताना है। हालांकि आप बोलोगे सर पिछली क्लास में बता तो दिया था आपने, कहाँ बताया बेटा? अरे सर आपने वो बताए थे ना, एक्रूड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने दो दो जगह एंट्री करके दिखाई थी, वो तो गई डबल एंट्री। अरे बेटा वो तो मैंने आपको वो कंसेप्ट समझाया था, वो एक्सपेंसेस, वो इनकम्स मैंने आपको समझानी थी कुछ, जिसमें बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये मुझे आपको बताने जरूरी थे, ठीक है। लेकिन मुझे आज आपको डबल एंट्री सिस्टम तो आज वैसे उसमें समझानी है प्रॉपर वे में, तो ठीक है, तो डबल एंट्री आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है डबल एंट्री, अकाउंटिंग पीरियड, एक बीच की चीज बेटा बड़ी मेन बताई थी, क्या थी बताओ वो? हाँ बेटा वो है एएससी 606, एएससी 606 या मैचिंग प्रिंसिपल। बेटा मैचिंग प्रिंसिपल होगा, मतलब डबल एंट्री प्लस मैचिंग प्रिंसिपल प्लस अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, इन तीन चीजों का अगर आप कॉम्बिनेशन कर दोगे ना बेटा, इन तीन चीजों का अगर आप कॉम्बिनेशन कर दोगे ना, आपकी डेफिनेशन बन जाएगी बेटा ये एक्रूअल कंसेप्ट, आपका एक्रूअल कंसेप्ट आ जाएगा। इतना इजी वे में एक्रूअल कंसेप्ट आपको तोड़ के कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। अगर आपको ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्रूअल कंसेप्ट है, आपको ये देखना बेटा उसके अंदर डबल एंट्री है, अगर सिंगल एंट्री है वो एक्रूअल नहीं है, कैश बेसिस हो सकती है। कैश बेसिस मैंने आपको बताया था इन तीनों चीजों की एंट्री होती है, एंटी होती है बेटा, कैश बेसिस इन तीनों चीजों को एंट्री एंटी है, मतलब आपको ना वहां पे डबल एंट्री मिलेगी, ना पे आपको वहां पे मैचिंग प्रिंसिपल मिलेगा, ना वो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करती, सीधी सीधी बात है। क्योंकि वो बेचारी क्या होती है, अंधी होती है, वो ब्लाइंड होता है कैश वाला। वो क्या करता है, उसके बस उसका हाथ कैश पकड़ के रखता है, अगर उसकी जेब से कैश चला गया ना, वो सोचता है कैश चला गया, वो डेबिट, वो उसको खर्चा मान लेगा, खर्चा मान लेगा उसको, क्योंकि वो सोचता है मेरी जेब से कैश चला गया मतलब खर्चा हो गया। वो ये नहीं देख रहा वो खर्चा कब का हो गया, साल का है, अगले साल का है, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, क्या नहीं, बस कैश चला गया ना तो खर्चा है। कैश आ गया तो वो हाथ पकड़ के, अरे कैश आ गया, तो वो सोचता है इनकम है, अब इस साल की है, अगले साल की है, नो मैटर, ठीक है। तो तीनों चीजों का एंटी है बेटा, तीनों चीजों का एंटी, लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट बेटा इन तीनों चीजों का ख्याल रखता है। वो बेटा बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, वो कह रहा है भैया डबल एंट्री होनी चाहिए पहले, मतलब एक ही एंट्री की दो दो जगह एंट्री होनी चाहिए, मतलब एक एंट्री का अगर डेबिट है तो क्रेडिट होना चाहिए, अगर क्रेडिट है तो फिर डेबिट एक्सपेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बेटा थोड़ा सा जनरल एंट्रीज का कंसेप्ट आगे आगे मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, आगे जाके हमारे सिलेबस में जनरल एंट्रीज है नहीं बेटा, स्ट्रेस मत लीजिए इसका, लेकिन मुझे आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी सी बतानी पड़ेगी, दो तीन एंट्रीज बस। मैचिंग प्रिंसिपल का बड़ा ख्याल रखता है बेटा, मैंने आपको बोला था मैचिंग प्रिंसिपल एएससी 606 को फॉलो करता है। हम बेटा सीएमए यूएसए पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपके सामने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन रखा एएससी। हमारे सिलेबस में एएससी पढ़ना नहीं है बेटा, आपके सिलेबस में नहीं है एएससी, सीपीएस सिलेबस में है और सीएफए सिलेबस में, ठीक है, एसीसीएमए भी है, आपको पढ़ना पड़ेगा वहां पे, यहाँ पे नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। एसीसीएमए भी नहीं है वैसे, ठीक है, आपको सीपीएम में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कुछ एएससी में आपको दूंगा, वहां आपको रेलेवेंट है कोर्स के लिए, ठीक है सर। ये एएससी 606 क्या कहता है बेटा, वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक प्रिंसिपल है और एक्सपेंस रिकॉग्निशन को भी समझाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में ही समझा दिया था बेटा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, फर्क नहीं पड़ता कैश आए नहीं आए, फर्क नहीं पड़ता, कैश आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा कोई नहीं बेटा, अर्न होना चाहिए और उसी अकाउंटिंग पीरियड में होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था बेटा, अर्न की डेफिनेशन कैश बेसिस में अलग होती है और वही अर्न की डेफिनेशन एक्रूअल कंसेप्ट में अलग हो जाती है। आपको पहले ही बोल दिया था बेटा पिछली क्लास में मैंने, अर्न की जो डेफिनेशन है बेटा एक्रूअल कंसेप्ट में अलग होती है। एक्रूअल कंसेप्ट में क्या होती है, चलो कैश की बात करते हैं, कैश में तो बेटा अर्न मतलब मिला तो अर्न, नहीं मिला तो नहीं। लेकिन बेटा एक्रूअल कंसेप्ट करता है, एक्रूअल कंसेप्ट कहता है अगर नहीं भी मिला ना, एक्रूअल कंसेप्ट कहता है अगर हाथ में कैश मिला भी नहीं ना, तब भी पॉसिबिलिटी अर्न हो जाए। एग्जांपल बेटा अनअर्न्ड रेवेन्यू, सॉरी अनअर्न्ड रेवेन्यू कह रहा हूं, आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू, एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको, जैसे आपने एक महीना बेटा पूरा किसी एम्प्लॉयर के यहाँ पे काम कर लिया, एक महीना पूरा आपने उसको सर्विस दी बेटा, उसके यहाँ पे काम करा आपने,
लेकिन बेटा उस एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी तो दी नहीं, उस बेटा एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी तो दी नहीं, लेकिन बेटा आपको पूरा राइट है, क्योंकि एज पर कॉन्ट्रैक्ट आपने उसको सर्विसेज रेंडर कर दी अपनी, तो बेटा आप गर्दन पकड़ के एम्प्लॉयर की पूरी आपका हक है, आप उससे सैलरी ले सकते हैं। लेकिन आपने सैलरी कमा ली है, लेकिन हाथ में मिली है, हाथ में तो नहीं मिले ना, तो सैलरी कमा ली है, मतलब सैलरी अर्न कर ली है, बस मिली नहीं है। तो बेटा यहाँ पे एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कोई नहीं, मिली नहीं मिली फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस अकाउंटिंग पीरियड में अर्न कर ली है ना, तो इस साल के रेवेन्यूज में जोड़ दो। इसलिए बेटा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में हम डालते हैं एक्रूड इनकम। अब समझे एक्रूड इनकम हम क्यों डालते हैं क्रेडिट साइड में, और एसेट साइड में भी डालते हैं, क्योंकि अभी मिली नहीं है, मिलने वाली है, तो फ्यूचर में बेनिफिट आने वाला है। ये था एएससी 606। बेटा बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया मैंने आपको, पता है एएससी 606। अभी तुम और इस पे ये पूरी डिटेल क्लास है बेटा एएससी 6 में, इस पे पूरी 606 के अंदर पूरी क्लास बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि सीपीए लेवल पे जब मैं बताते हैं तो वहां पे जर्नल एंट्रीज करके भी कुछ बताते हैं, ठीक है, और कुछ रिजर्व्स की भी एंट्री है वहां पे, वहीं के वहीं डिस्कस करते हैं। चलिए मैचिंग प्रिंसिपल, बेटा मैचिंग प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, मैं आपको एक बात चलो मैचिंग प्रिंसिपल हो गया, सॉरी। एक्सपेंस रिकॉग्निशन फिर क्या होता है, एक्सपेंस रिकॉग्निशन भी वही है बेटा, कैश जाए या ना जाए, मतलब कैश जा रहा है ठीक है, अगर नहीं जाना ना तब भी पॉसिबिलिटी है कि वो एक्सपेंस हो जाए। बेटा एक्सपेंस कैश की डेफिनेशन में क्या है, देखो बेटा कैश बेसिस के अंदर एक्सपेंस की डेफिनेशन सीधी सीधी है, मैंने आपको बोला कैश अगर रोकड़ा जा रहा है ना तो ही मानेंगे, क्योंकि बेटा कैश उसके हाथ से चला गया तो वो सोच रहा भैया कैश चला गया तो मतलब खर्चा है। अब फर्क नहीं पड़ता वो किस अकाउंटिंग पीरियड का है, इस अकाउंटिंग पीरियड का है, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग, फर्क नहीं पड़ता यार। कैश अगर चला गया हाथ से ना तो फिर बेटा उसको हम एक्सपेंस मान लेंगे, लेकिन कैश बेसिस में। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है फर्क नहीं पड़ता, एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि बेटा फर्क नहीं पड़ता कि जेब से कैश जा रहा है या नहीं जा रहा, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तब भी खर्चा है। कैसे, बेटा वही एग्जांपल जो मैंने आपको अभी सैलरी का दिया ना, अब उसको एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बेटा आप एक एम्प्लॉयर हो, मैंने आपके यहाँ पे सर्विसेज बता पूरे 1 महीने की दे दी, लेकिन बेटा आपका भी बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आपने कहा कोई नहीं, आपने 1 महीने की मुझे सर्विस दी थी, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको अभी महीने की जो आपकी 1 महीने की तनख्वाह बनती है, सैलरी बनती है, वो मैं आपको बाद में दे दूंगा, 1 महीने बाद दे दूंगा। तो बेटा मैंने आपको सर्विसेज रेंडर कर दी, हाँ जी सर कर दी, तो बेटा मेरा पूरा हक बनता है सैलरी लेगा, हाँ जी, लेकिन क्या आपने मुझे सैलरी दी, नहीं दी। बेटा कैश बेसिस में क्या ये सैलरी एक्सपेंस खर्चा माना जाएगा, कैश बेसिस में पूछ रहा हूं, नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा कैश बेसिस के अंदर आपने जब तक अपनी जेब से सैलरी नहीं दी मुझे, तो वो कैश आपका निकला ही नहीं, कैश आपका निकला ही नहीं, तो बेटा उसको खर्चा नहीं मानेंगे। लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है बेटा फर्क नहीं पड़ता कैश गया नहीं गया, आपकी लाइबिलिटी है उसे सैलरी देने की, बेटा आप मुझे मुकर सकते हो देने के लिए सैलरी। एक्रूअल कंसेप्ट ये नहीं कहता कोई नहीं भाई तूने सैलरी नहीं दी, कोई नहीं, क्योंकि हो सकता है तेरे पास पैसा ना हो, लेकिन कब तक बच के जाएगा, उस बंदे ने तुझे सर्विस रेंडर कर दी है, अब वो उसका राइट है और तेरी लाइबिलिटी है देने की। बेटा आपकी लाइबिलिटी है मुझे देने की सैलरी, आप ज्यादा से ज्यादा कितना महीना मुझे टाल दोगे, 1-2 महीना टाल दोगे, मैं ज्यादा फिर अगर क्या होगा, मैं फिर कोर्ट केस चले जाऊंगा, है ना, सू कर दूंगा, बोलूंगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट देखो मैंने सर्विस रेंडर करी है, फिर मुझे सैलरी नहीं दी, तो बेटा कोर्ट के ऑर्डर्स फिर आपको देनी ही पड़ेगी सैलरी, कुछ ना कुछ करके तो देना ही पड़ेगा। तो एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है भाई जब सैलरी आज नहीं तो कल तो दे ही देगा, मतलब इसी विद इन अकाउंटिंग पीरियड तो दे ही देगा ना, तो बेटा ये इस अकाउंटिंग पीरियड का खर्चा है। अगर तुम कैश दे रहे हो या नहीं, तुम्हारा कैश निकल रहा है या नहीं निकल रहा, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा ये खर्चा माना जाएगा, ठीक है। बेटा दूसरा मैंने एक और बताया था आपको, एक्सपेंस एक और जगह से माना जाता है, कैसे, सोचो आप बेटा ये खर्चा करके आ गए, आपने कहा ठीक है खर्चा कर दिया, आपने कहा ठीक है खर्चा कर दिया, लेकिन आपने उसका बेनिफिट अभी नहीं लिया, इसे क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसी को तो प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल बेटा आप सोचो आपके पास कुछ ज्यादा ही पैसा आ गया, आपके पास ज्यादा, सोचो आप एक पोस्टपेड मोबाइल यूज करते हो, पोस्टपेड में बेटा बिल आता है ना, पहले आप यूज करते हो फिर बिल आ जाता है, आपके पास ज्यादा ही पैसा आ गया, आपके पास ज्यादा पैसा आ गया, आपने कहा ठीक है मैं अगले महीने का भी एडवांस में ही बिल पे कर देता हूं। बेटा आपने अगले महीने का एडवांस में पे कर रहा, लेकिन मुझे एक बात बताओ अभी आप किस महीने की सर्विसेज यूज कर रहे हो, सोचो आपने जनवरी महीने के, अभी जनवरी महीना चल रहा है आपका, आपने फरवरी महीने का भी एडवांस में पे कर दिया, लेकिन आप जनवरी महीने का यूज कर रहे हो, बेटा अभी फरवरी का तो आपने पे यूज ही नहीं करा, तो बेटा आपने अभी सर्विसेज क्या फरवरी की यूज करी, नहीं करी, लेकिन बिना सर्विस यूज करे आपने पैसा दे दिया, तो बेटा यहां पे कैश बेसिस बोलेगा नहीं नहीं पैसा तो निकल गया ना तो खर्चा है, लेकिन बेटा एक्रूअल कंसेप्ट ये बोलता है भाई हमको फर्क नहीं पड़ता कैश गया नहीं गया, हमको ये बताओ तुम्हारा ये जो खर्चा है, हमें ये फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कैश गया, आप बोलोगे सर विद इन अकाउंटिंग पीरियड भी तो है, अरे वो भी फर्क नहीं पड़ता, क्यों सर, बेटा इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने ये जो खर्चा दिया है, खर्चा दिया है, क्या आपने उसका बेनिफिट भी अभी के अभी ले लिया, जैसे बेटा आम खरीद के लेके आते हैं, आम खरीद के लेते आते हैं, आम खरीद लिया,
है ना, पैसा खर्चा हो गया, अब बेटा आम भी उसी वक्त खा लेते, खा भी लेते, तो बेटा वो एक्सपेंस खर्चा करके बेटा बेनिफिट भी ऑन स्पॉट ले लेते हैं, तो बेटा ये खर्चा होता है। एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से एक्रूअल कंसेप्ट की जो डिक्शनरी है ना, उसमें एक्सपेंस की डेफिनेशन ये वाली है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप ये जो खर्चा कर रहे हो उसका बेनिफिट तो आपने इसी महीने लिया ही नहीं, तो ये खर्चा नहीं कहलाया जाएगा, इसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं, इसलिए डेबिट साइड से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन आज डबल एंट्री हम थोड़ा एक स्टेप और आगे जाएंगे, ठीक है। डबल एंट्री अभी यहां खत्म नहीं हुई है, डबल एंट्री अभी हम एक स्टेप और थोड़ा आगे जाएंगे। कैसे आगे जाएंगे, आज मैं आपको रिलेशनशिप बताने वाला हूं, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बताने वाला हूं आज मैं आपको, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक दूसरे से, तब जाकर आपको समझ में आएगा अच्छा डबल एंट्री। देखिए पिछली क्लास में अगर आपको याद होगा, मैंने आपको वो क्या कहते हैं उसको पिछली से पिछली क्लास में मैंने आपको बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताई थी। बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी टाइप की होती हैं? 5 टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। पहली तो हो गई बैलेंस शीट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसको हम अपनी इनकम स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, है ना, वैसे इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। उसके अंदर हम 4 अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स होती है बेटा, ओसीआई, सॉरी, ओसीआई के नाम से उसको जानते हैं बेटा। उसको अगर आप ऐड कर देंगे तो वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट बन जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐसे भी बोलते हैं उसको, एसओसीआई। फिर बेटा हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हैं, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है एक तरीके से, कुछ नहीं, वो 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में जाओ, 12th कैश फ्लो बनाते हैं बेटा, बस वही कट कॉपी पेस्ट है, इससे आगे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं आपको, ठीक है। चलिए एक लास्ट में बेटा बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, ये भी वही है बेटा जो आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हो, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यही कह रहा हूं यार, बड़ा ईजी है। चलिए हाँ, लेकिन आज मैं बेटा आपको बताऊंगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक दूसरे से इंटर रिलेशन। मतलब सोचो, मैं आपको एक बात बताता हूं, पीएनएल अकाउंट, बेटा पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? चलो इनकम स्टेटमेंट ही बोल देते हैं बेटा, अब क्योंकि यूएस का कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसी की बातें करनी चाहिए ना। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बेटा इनकम स्टेटमेंट हो गई। अब इनकम स्टेटमेंट जो आप बनाते हो बेटा, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। बेटा नॉमिनल अकाउंट होता है, पता है ना ये सब? अरे डेबिट क्रेडिट कुछ सब पता भी है ना बेटा, ये सब, या ये भी मैं आपको वो पढ़ाऊं बेटा, ये तो फाउंडेशनल लेवल है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो खैर इसमें कैसे चलेगा। खैर इसमें अगर आपको चाहिए तो मैं इस पर फिर एक कंसेप्ट क्लास ले आऊंगा, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग करके बेटा, ठीक है। यूट्यूब पे आपको वो मिल जाएगी, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे डेबिट क्रेडिट होता है, जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग सिखा दूंगा, एक लेजर सिखा दूंगा, इससे आपको एक बेस मिल जाएगा। अगर ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा हो सकता है हमारे कुछ भाई बहन हो सकते हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हो, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि सीएमए यूएसए में ऑल डिसिप्लिन अलाउड है, ठीक है। आप किसी भी डिसिप्लिन के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, आप सीएमए यूएसए आपको स्वागत करता है, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट सबके लिए खुली है बेटा। आपको क्या लगता है बिल गेट्स ने कॉमर्स करी होगी? वो साइंस का बंदा था लेकिन मैनेजमेंट कर रहा है ना। तो मैनेजमेंट इज अ फील्ड दैट एनी डिसिप्लिन कैन फॉलो, ठीक है, कोई भी ऑप्ट कर सकता है। तो मैं यूट्यूब पे फिर आपके लिए कंसेप्ट लेक्चर करके ले आऊंगा, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग करके। तो जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, अगर वो भी सीएमए यूएसए करना चाहता है, वो बस एक पहले वो कंसेप्ट क्लास देख ले, उससे ये उसको डेबिट क्रेडिट समझ में आ जाएगा। उसको ये चीज पता चल जाएगी कि कैसे यहाँ डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है ना। मैंने जैसे यहाँ पे ये लिख दिया, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार ये यहाँ डेबिट यहाँ क्यों लिखा सर ने, यहाँ क्यों नहीं लिखा, है ना। तो उसके लिए क्या है, ये तो फिर उन्हीं की स्टोरी हो सकती है जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, ठीक है। तो ये आपके लिए, ये आप लोगों को फिर मैं ये सजेस्ट करूंगा, फिर आप ये लेक्चर यहाँ पे पॉज करिए, यूट्यूब पे वो कंसेप्ट लेक्चर जाके देखिए, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग करके, तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इनकम स्टेटमेंट, अब मैं ये बता रहा था इनकम स्टेटमेंट का रिलेशन दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। बेटा इनकम स्टेटमेंट का बताओ दूसरा रिलेशनशिप होता है बैलेंस शीट से, ये हो गई लायबिलिटी। बेटा ये मैंने एक्चुअली हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनाया, हमारे जो यूएस गैप के अकॉर्डिंग से बैलेंस शीट एक्चुअली वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, ठीक है। बचपन से पढ़ते आना है, ये 11th 12th क्लास में आप हमेशा हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनानी पड़ रही हो, ऐसे नहीं बनती लेकिन बैलेंस शीट, ये सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए चल जाती है। ये बैलेंस शीट, ये वाला जो स्टाइल होता है बेटा, ये सोल प्रोप्राइटर्स के लिए होता है। सोल प्रोप्राइटर्स पता है ना कौन होते हैं? सोल प्रोप्राइटर्स वो होते हैं बेटा जिसमें बंदा और बिजनेस दोनों एक ही होता है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इंडिविजुअल तरीके से बेटा, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर जैसे परचून की दुकान हो गई बेटा, वो एक सोल प्रोप्राइटर है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो, ठीक है। चलिए बेटा बताता हूं आज बेटा हमको वो भी, ये भी बताऊंगा, और आज मैं आपको सेपरेट लीगल एंटिटी, जो भी मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में, सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल एंटिटी की आज मैं आपको एक क्लास बताने वाला हूं। जल्दी से ये पढ़ते हैं बेटा। इनकम स्टेटमेंट, मैं यही बता रहा हूं, रिलेशनशिप रिलेशनशिप
ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिटवीन ईच अदर। बेटा रिलेशनशिप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आज मेरा टॉपिक है, ये मुझे आपको बताना है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेशनशिप्स करके भी बोल सकता है बिल्कुल, ठीक है। बेटा आज मैं आपको बताऊंगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो चीजें डालते हैं, हो सकता है उसका बैलेंस शीट के साथ कुछ रिलेशनशिप है। बेटा कैसे बन सकता है रिलेशनशिप? बेटा रिलेशनशिप कैसे बन सकता है? रिलेशनशिप बनेगा मतलब इसका मतलब डबल एंट्री है ना। बेटा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डेबिट है तो दूसरी जगह क्रेडिट है, इसका मतलब एक जगह क्रेडिट जारी है तो उसी की जगह डेबिट जारी है, इसका मतलब डबल एंट्री होगी। इसका मतलब डबल एंट्री होगी बेटा। डबल एंट्री नहीं होगी? होगी बेटा। देखते कैसे नहीं होगी। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सैलरी आउटस्टैंडिंग एक खर्चा है बेटा, सैलरी बेटा आउटस्टैंडिंग। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी इनकम साइड के डेबिट में करते हो, इसकी एंट्री बताओ बेटा, पहले एंट्री बताओ। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कोई भी अमाउंट होगा बेटा, ठीक है। ये क्रेडिट साइड में, अब ये लाइव सर आपने क्रेडिट साइड में क्यों लिख दिया, ये तो खर्चा है। अरे खर्चा है ये, लेकिन ये अभी आपको खर्चा देना है, आपने दिया नहीं है, आपकी लाइबिलिटी है देने की। अब लाइबिलिटी है तो बेटा लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो बेटा यहां पे भी फिर जाएगा, यहां पे सैलरी में प्लस हो जाएगा। पूरा करके दिखाता हूं। टू सैलरीज एक्सपेंस लिखते हो आप, टू सैलरीज, उसमें एड आउटस्टैंडिंग सैलरी करते हैं हम, ठीक है, ठीक है। और यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी करके हम पोस्टिंग कर देते हैं बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ज्यादा सिंपल। अब मैं आपको बता रहा हूं रिलेशनशिप। अब देखो बेटा, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक खर्चा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी वैसे तो लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग बेटा एक लाइबिलिटी है। इसको देखो आपने उसको इनकम साइड में, इनकम स्टेटमेंट में बेटा ऐड करा। बेटा आप इसकी एंट्री तो इनकम स्टेटमेंट भी हुई ना, इनकम स्टेटमेंट में आपने ऐड करा ना, लेकिन देखो बेटा इसकी दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में भी है, तो बेटा हो गया रिलेशनशिप। रिलेशनशिप है ना बेटा, देखो एक एंट्री इसकी यहां पे हो रही है तो दूसरी एंट्री इसकी यहां भी हो रही है। बेटा यही होता है डबल एंट्री। ये क्यों हो रहा है? अरे ऐसा हो क्यों रहा है बेटा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डबल एंट्री हो रही है, मतलब एक ही खर्चे की डबल एंट्री हो रही है। तो बेटा जब एक खर्चे की हम डबल एंट्री करेंगे तो बट ऑब्वियस है बेटा, दो दो जगह वो दिखेगी आपको। बेटा बट ऑब्वियस है, जैसे कैश बेसिस में सिंगल एंट्री होती है, बस वो ये देखता कैश निकल गया ना, हाँ तो बेटा फिर कैश का ही आपको दिखेगा। सारा इफेक्ट आपको कैश में, चेंजेस चेंजेस जो भी दिखेंगे वो कैश में दिखेंगे, बाकी जगह में दिखेंगे नहीं, क्योंकि हम देखते ही बात धर्म ही कैश है बेटा। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे क्या है बेटा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे जो वर्ड है सैलरीज, सॉरी डबल एंट्री। डबल एंट्री मतलब नाम से ही समझो एक ही एंट्री डबल डबल जगह दिखेगी आपको, इसलिए बेटा वही आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपको इनकम स्टेटमेंट में दिखता है वही आपको बैलेंस शीट में भी दिखेगा। अब बेटा एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, एक और एग्जांपल बताता हूं, दिखता हूं। इनको पहले मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना करें आपको। एक एंट्री बेटा ये लास्ट में एक नेट प्रॉफिट आता है, टू नेट प्रॉफिट, या बैलेंस शीट में एक रिटेन अर्निंग्स करके लिखता है चीज। सर ये क्या लिख रहे, अभी है बेटा, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा रिटेन अर्निंग्स क्या होते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए अगर कोई ग्रेजुएशन लेवल करके आया है उसको तो ये चीज पता होनी चाहिए रिटेन अर्निंग्स। देखिए अगर आपको इंडियन कोर्स करके आए हैं तो इंडियन में हम रिटेन अर्निंग्स करके नहीं बोलते, वैसे तो अब इंडिया में भी बोलते हैं बेटा, इंडिया में। और आपने एक नाम सुना होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस करके, अगर आप इस नाम से फेमिलियर है, अगर आपको रिटेन अर्निंग्स नहीं पता, रिजर्व्स एंड सरप्लस करके नाम सुना है? हाँ जी सर वो सुना है, हाँ हाँ सर ग्रेजुएशन लेवल में वो सुना है। तो बेटा उसी को हम यहाँ पे यूएस में रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर आपने सुना भी है तो फिर बेटा आपको पता भी होगा वो क्या होता है, जोड़ा हुआ पैसा। बेटा जो भी आपके बेटा ट्वेल्थ क्लास तक को पता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अरे प्लस टू वाले मुझे ऐसा मत देखो, आपने ट्वेल्थ क्लास में पार्टनरशिप अकाउंट्स नहीं पढ़ी, भूल गए वो जो प्रॉफिट आता था फिर एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट करके बनाते थे, उस प्रॉफिट्स को आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में जोड़ देते थे, लास्ट में जोड़ के रखते थे ना, फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, वही होता है बेटा, ठीक है। चलिए हमारे पेपर में बेटा अकाउंट्स नहीं है। एक देखिए जिसको अगर अकाउंट्स से डर लगता है ना तो उसके लिए गुड न्यूज ये है कि सीएमए यूएसए में आपको अकाउंट्स नहीं पढ़नी, मतलब आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंट्रीज, ये सब बेटा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज, डिबेंचर्स की एंट्री, अरे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज, इस सब बच्चों को फोबिया भी है बेटा, तो वो आप लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है। आपके सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, नाम ही बेटा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करनी। इसलिए बेटा एक ये सीएमए यूएसए एक्चुअली बेटा पॉपुलर इसलिए भी है, क्यों? क्योंकि बेटा जो एक इंडियन सीएमए हमारा है ना बेटा, वहां पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़नी पड़ती है। और स्टूडेंट्स को यही कहना है सर हम वहां पे फाइनेंशियल अकाउंट भी पढ़ते हैं, कंपनी अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, तो फिर काय का सीएमए है वो मैनेजमेंट काय का है?
बेटा वो इंडियन सीएमए ने डिजाइन ही अपना करिकुलम ऐसा करा है। और बेटा मेरे हिसाब से, मुझे आप लोगों को नहीं पता, मेरे ख्याल से आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको समझ ही नहीं आएगी जब तक आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी। लेकिन आप बोलोगे फिर सीएमए यूएसए ने क्यों नहीं डाली? बेटा इसका रीजन ये है क्योंकि सीएमए यूएसए ये कहते हैं जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे कंपनी अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ के आ ही जाते हो तो हम आपको यहाँ पे दोबारा क्यों पढ़ाए? पढ़ के आ गए ना, फिर ठीक है। चलो चलो ये सब छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में अब मैं एक नेट प्रॉफिट का भी एग्जांपल बताता हूं। देखो बेटा इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट निकल के आता है। बेटा आप क्या सोचते हो जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला है अपने पीएनएल अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट में, क्या उसकी एंट्री सिर्फ नेट प्रॉफिट जो आपने निकाला है क्या वो सिर्फ आपको बेटा इनकम स्टेटमेंट में दिखता है? नहीं बेटा, पता है उसकी दूसरी जगह कहां एंट्री होती है? बेटा वो रिटेन्ड अर्निंग्स में जुड़ जाता है बाद में जाके। कैसे? बेटा आपके पापा को सैलरी मिली, आपके पापा को सैलरी मिली, हाँ जी सर मिली। तो बेटा आपके पापा को जैसे ही सैलरी मिलती है तो अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, तो एक एंट्री अकाउंट में तो आ जाती है, लेकिन बेटा एक एंट्री उसकी एक और जगह होती है। आपने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो, हमारे पापा को सैलरी बैंक में तो आती है और थोड़ी ना मिलती है। बेटा जब आपके पापा कैश निकाल लेते हैं ना सैलरी, वो घर का बताओ एक जोड़ा हुआ पैसा होता है। आपने देखा होगा ना, एक सेविंग्स होती है हमारे घर में, अगर आप लोगों के है कहीं भी, एक इंडियन मेंटालिटी बता रहा हूं मैं, बेटा उन लोगों की सेविंग्स होती है, सेविंग्स होती है। बेटा आप वहां पे क्या करते हो, अपना पैसा जोड़ के रखते हो, उस जोड़े हुए पैसे में से फिर हम खर्चा अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा तेरा ये खर्चा, अच्छा बिजली का ये खर्चा, अच्छा वो खर्चा। पहले सैलरी निकालते हो, उस जोड़े हुए पैसे में जोड़ लेते हो, फिर जो खर्चा होता है उसमें से करते रहते हो बेटा। तो ये दूसरी एंट्री हो गई बेटा। तो एक जोड़ा हुआ पैसा होता है, तो सैलरी निकालते हैं उससे खर्चा करना स्टार्ट नहीं करते थे। पहले एक पैसा हम जो हमारा घर का फंड होता है पहले उसमें जोड़ते हैं, फिर वहां से हमारा खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर नेट हमारा जो खर्चा, वो जो जोड़ा हुआ पैसा वो हमारा बच जाता है लास्ट में। ऐसी ही कंपनी है बेटा, यही तो कह रहा हूं बेटा, कंपनी क्या है, एक इंसान ही है बेटा। जैसे हम चलते हैं वो भी कंपनी वही चलते हैं। आपको क्या लगता है बेटा ये कॉर्पोरेट की दुनिया जो इन्होंने इतनी टेक्निकल बना रखी है, इतनी कॉम्प्लेक्स में बना रखी है वर्ड्स बोल बोल के? अरे बिल्कुल वही जो घर की बातें है ना, वही कंपनी में भी बातें वही चलती है बेटा, वही बातें चलती है, कुछ भी इससे एक्स्ट्रा नहीं चलता। बस सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश वर्ड्स बोल देंगे, आपको लगता है कुछ नया बोल रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है बेटा, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। वही कंसेप्ट चल रहा है बेटा। जोड़ा हुआ पैसा तो हम अपने घर में भी जोड़ते हैं, कंपनी भी जोड़ती है, ठीक है। इसके एक अलग प्रिंसिपल्स है बेटा, ये इसके एक बस रूल्स है, एएससी है बेटा, इसके भी रिटेन्ड अर्निंग्स के एएससी है, आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए तो बेटा इनकम स्टेटमेंट, जो इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट आपके निकल के आते हैं, फिर आप क्या करते हैं उसको? अरे आपने कुछ जोड़ के पैसा रखा होगा, आपने कहा भैया ये प्रॉफिट आ गया तो उसको खा जाए एकदम से, अरे वाह प्रॉफिट आ गया एकदम से खा लेते हैं। नहीं बेटा आप ये नहीं करते, आपको कहते हैं रुक जा भाई, प्रॉफिट आया ठीक है, अब इसको बताओ, हमने बताओ जोड़ के अपना पैसा रखा हुआ, इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, कुछ जोड़े हुए पैसे में जोड़ देंगे। बस बेटा वो जोड़ा हुआ पैसा वो जोड़ देंगे। अब उसमें से आगे जाके हमें कोई भी खर्चा करना पड़ेगा, बिजनेस को ग्रो करना है, कुछ करना है, डिविडेंड बांटना है, वो सब इस जोड़े हुए पैसे से होगा बेटा, ठीक है। ऐसे करती है कंपनी की पॉलिसी होती है। कंपनी की पॉलिसी जनरली क्या होती है बेटा, डिविडेंड एकदम, मतलब जो भी खर्चा होता है एकदम से मत करो, मतलब प्रॉफिट को एकदम से डिस्ट्रीब्यूट, अरे बांटो मत, खाओ मत, पहले उसको जोड़ लो। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में पहले जोड़ लो, फिर जो भी खर्चा होगा बेटा उस रिटेन्ड अर्निंग्स में से कर लेना यार, ठीक है। जैसे डिविडेंड का खर्चा है तो डिविडेंड बांट लेना, ठीक है। अगर ग्रोथ करनी है फर्म को वो कर लेना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदनी है वो खरीद लेना, सब रिटेन्ड अर्निंग्स में से होगा, ठीक है। अगर प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होंगी, सर ये क्या बोल दिया आपने बेटा, वो यहां आपको नहीं पता चलेगा, वो पार्ट 2 में मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन ए के अंदर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स होती है, कुछ रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स होती हैं जो रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर से होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी यूज किया जाता है रिटेन्ड अर्निंग। चलिए एक मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको दूसरा बताऊंगा बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बेटा मैं बताता हूं एक, अब मैं आपको बताता हूं बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का क्या रिलेशनशिप है। आप देख रहे हो बेटा, अरे आप देख रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलेशनशिप, देखो पहले एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट का, मैंने दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट से रिलेशनशिप बताया। अब देखो बेटा एक और कैश फ्लो, एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका रिलेशनशिप है बैलेंस शीट से, है बेटा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या बनाते हो बेटा, कैश का फ्लो देखते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट होती है जो आपको बताती है कि आपकी कैश का फ्लो क्या है, मतलब आपका बिजनेस में कैश कहां कहां से, किधर किधर से, कौन कौन से सोर्स से आ रहा है, और आपके बिजनेस में से कैश जा रहा है तो कहां कहां से जा रहा है, किधर किधर जा रहा है, और कौन कौन से सोर्स से जा रहा है। बस बेटा ये वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बता दी। तो मतलब आपको लास्ट में बताएगा जो बैलेंस शीट में, वो ये बताता है कि जो बैलेंस शीट में आप कैश लिखते हो ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अरे पता है ना आपको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये आया कहां से, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। तो बेटा देख रहे हो रिलेशनशिप, मतलब एज एन इन्वेस्टर, बेटा आप एक इन्वेस्टर हो, आपने कंपनी की बैलेंस शीट निकाली, आपने कहा इसके पास कैश 1 लाख रुपए का पड़ा है, $1 लाख का कैश पड़ा है,
लेकिन आपको सस्पिशन हुआ यार इसके पास ये $1 लाख कैश आया कैसे, बस आपकी जिज्ञासा जाग गई भाई, आपकी जिज्ञासा जाग गई कि भाई हमको जानना है इसके पास ये $1 लाख कहां से आया। तो बेटा आप कैसे जानोगे, आपको बेटा इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। बेटा ये हमारा सिलेबस है, अगर कंपनी की आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं मिलती ना बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बिना कंपनी के, अगर कंपनी आपको दे भी नहीं, बस इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से, बेटा अगर इनकम स्टेटमेंट भी नहीं है, बैलेंस शीट से भी मैं आपको उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालना सिखा दूंगा, और अगर बैलेंस शीट भी नहीं है, इनकम स्टेटमेंट से भी निकालना सिखा दूंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं बेटा इसको, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, पेपर में आपके। वैसे तो बहुत कम आता है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन पेपर में, मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है, पहले आए करते थे, अब नहीं आते, ठीक है। पहले आया करते थे, जैसे मैं 2009-10 की बात करूं तो बेटा कैश फ्लो के स्टेटमेंट्स उस टाइम क्वेश्चंस आते थे, अब इतने नहीं दिखते। अगर मैं पास 3-4 इयर्स की देखूं, अगर ट्रेंड देखें, कोरोना के पोस्ट देखें, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो पता नहीं बंद ही हो गया आना, ठीक है। हाँ, छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जैसे बताओ ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या नहीं, ये बात हो जाती है। तो बेटा वो क्या है, तो आप सोच रहे यार इसके बाद कैश कहां से आया, तो आपको अगर ये जानना है कि ये सब कैश कहां से आया, उसको सोर्स क्या क्या है, तो बेटा आपको वो क्या बनानी पड़ेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप देख रहे हो क्या बैलेंस शीट में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, उसका रिलेशनशिप कैश फ्लो स्टेटमेंट से, तो बेटा हो गया ना इंटर रिलेशन। अब आपको एक चीज और बना देता हूं बेटा, फिर से बेटा बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में इक्विटी लिखते हो, हाँ जी सर इक्विटी लिखते हो। अब आपके मन में एक और जिज्ञासा आई होगी, यार ये इक्विटी यहाँ पे आई कैसे, ये आपको कैसे पता इतनी इक्विटी जो यहाँ पे मैंने लिखी है ये बिल्कुल ठीक है। उसके बेटा हमको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, एसओसी, या बेटा इसको ऐसे भी लिखते हैं, स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, ठीक है। इसके लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट होती है बेटा, ये हमको बनानी पड़ती है, ये पर्टिकुलर्स हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको वहीं समझाऊंगा, ये अमाउंट के कॉलम है। बस यहाँ पे अगर ओपनिंग कैपिटल होगी तो है, अगर आपने एडिशनल इश्यू कर दो उसको ऐड कर दो, आपने अगर बायबैक कर लिया या रीपर्चेज कर लिया तो लेस कर दो, आपका रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस आप जोड़ देंगे तो लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो आपका शेयर होल्डर चेंज, वो इक्विटी क्लोजिंग इक्विटी आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये होता है बेटा, सिंपल कंसेप्ट है बेटा, बहुत सिंपल है। तो बेटा देखो, अब आपने वही, आप एक इन्वेस्टर हो, फिर से आपने कहा यार इक्विटी का बैलेंस इसने $1 लाख लिखा है, अरे ये है कैसे $1 लाख, इसको कैसे पता $1 लाख है। तो बेटा अगर आपको वो जानना तो आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी। तो बेटा वही हो गया, मतलब बैलेंस शीट में जो कंपोनेंट हम अगर डालते हैं इक्विटी, उसका रिलेशनशिप बेटा, मतलब ये सीधी सी बात, ये निकलता कैसे इस स्टेटमेंट से, तो बेटा इसका रिलेशनशिप आ गया बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी। बस बेटा बहुत सिंपल सिंपल है। एक और बता देता हूं बेटा, पीएनएल अकाउंट, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और एक बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट में आपने क्लोजिंग स्टॉक देखा कभी, आपको कैसे पता ये क्लोजिंग स्टॉक आया कैसे, बेटा आपको कैसे पता क्लोजिंग स्टॉक, अरे आपने बैलेंस शीट अभी किसी कंपनी की कभी खोल के देखना बेटा, वहां पे इन्वेंट्रीज करके कुछ लिखा होता है, वहां पे इन्वेंट्रीज करके आपको दिखेगा वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। अरे गोदाम में जो माल बच गया मतलब वो आपकी बात, वो आप बेटा साल का एंड खत्म हो गया, साल खत्म हो गया, लास्ट में गोदाम में माल बचा हुआ है, मतलब वो माल बिका नहीं, तो बिका नहीं तो मतलब अभी पड़ा है, तो वो आपकी एसेट ही तो है ना, आपकी एसेट है, बिका नहीं ना तो वो एसेट है, बाकी जो पड़ा है तो वो जो एसेट है फिर उसको लिखो ना, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट होती है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर या आप एक क्रेडिटर हो, आप एक बिजनेस को माल उधार पे पहुंचाते हो, आपने देखा इसके माल गोदाम के अंदर क्लोजिंग स्टॉक इतना पड़ा है, अब आपको ये जानना है ये आया कैसे, ये मतलब ये क्या, मतलब इसको कैसे पता क्लोजिंग स्टॉक सच में इतना है। तो वैसा बचपन से हमको पता है, बचपन से पता, हम पीएनएल अकाउंट से निकाल सकते हैं। बेटा पीएनएल अकाउंट में देखो बड़े ध्यान से, पीएनएल अकाउंट में पहले मारते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस, बेटा एक चीज होती है टू ओपनिंग स्टॉक्स प्लस परचेजेस माइनस कॉग्स, करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, माइनस कॉग्स। अरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है ना, कैसे निकालोगे, अरे सेल्स प्राइस को, सेल्स प्राइस जो सेल्स होती है बेटा उसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर देना, सेल्स को बेटा कॉस्ट में कन्वर्ट कर देना, कैसे करोगे, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेल्स प्राइस, ऐसे कन्वर्ट करते हैं ना बेटा, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कर देना। खैर बेटा ये मुझे आपको समझाने नहीं है, ये तो आपके पेपर में अभी आप जब मैं आपको आगे आगे समझाऊंगा ये आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। अरे क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक बेटा आपके शुरू में गोदाम में इतना माल पड़ा था, आपने और खरीद लिया तो गोदाम में आपके इतना माल बचा है, आपने उतने में से जितना आपने बेचा था उतनी कॉस्ट का निकल गया, तो बाकी जो कॉस्ट का बचा होगा ये क्या होगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ही तो बचा होगा। अरे क्लोजिंग स्टॉक ही तो बचा होगा, हाँ जी सर क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। बेटा गोदाम में शुरू में इतना माल पड़ा था, इतना और खरीद लिया तो इतना आ गया,
सोचो, मान के चलते हैं क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक आपका, सोचो बेटा, अब आपको एग्जांपल से बताना, तो ये लो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक सोचो आपका 10,000 था साल के शुरू में, आपने 50,000 का और खरीद लिया, तो आपके टोटल साल के शुरू में आपके टोटल आपके गोदाम में कितना माल भर गया? 60,000। 60,000 में से बेटा आपने 40,000 वाला माल निकाल दिया, तो बेटा 20,000 का माल बच गया ना, तो आ गया 20,000 की क्लोजिंग स्टॉक है आपकी। कैसे निकाला? लेकिन आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाला कैसे? ये आपने निकाला बेटा इनकम स्टेटमेंट की मदद से, जिसको हम अपना पीएनएल अकाउंट भी बोलते हैं। ये आपने बेटा इनकम स्टेटमेंट की मदद से निकाला, तो बेटा समझ गए रिलेशनशिप। लास्ट में बेटा कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। खैर ये एक कंसेप्ट बेटा इन डिटेल कंसेप्ट है। डेप्रिसिएशन तो चलो मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके, अमोर्टाइजेशन बेटा मुझे आपको समझाना है। डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा ही होगा बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अमोर्टाइजेशन शायद आपके लिए एक नया टर्म होगा, ग्रेजुएशन लेवल में बेटा थोड़ा सा छोड़ा होगा अगर आपने पढ़ा हो तो। लेकिन आज मैं आपको इसमें ऐसा क्लियर आगे जाके इतना क्लियर समझा दूंगा बेटा, कुछ नहीं है। अगर मोटी बात बोलूं, इनटेंजिबल एसेट्स में बेटा अमोर्टाइजेशन लगता है। अभी ये भी पूरा वर्ड नहीं है, ये भी पूरा तरीके से नहीं है, लेकिन अगर एक लाइन में बस मुझे बोलना था तो मैं यही बोलूंगा, इनटेंजिबल एसेट्स पे मतलब इनटेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन होता है, और फिक्स एसेट्स जो दिखती हैं टेंजिबल एसेट्स, उनका डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको फिक्स एसेट्स में घटौती दिखानी है वैल्यू में, तो आपको डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स है तो एसेट्स, अब एसेट्स है तो वैल्यू में तो घटौती होगी, तो बेटा वहां पे उसको आपको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं बोलते। एक और एसेट होती है इंटेंजिबल एसेट, जिसे हम बोलते हैं गुडविल। लेकिन बेटा गुडविल एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू कभी गिरती नहीं है, तो बेटा गुडविल का वैल्यू नहीं गिरेगी, लेकिन एसेट तो है, तो एसेट की वैल्यू तो गिरानी होती है, लेकिन वो एसेट है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं गिरती। अरे ये क्या विरोधाभास है, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। हाँ, तो बेटा वो उसको हम क्या, उसमें हम कैसे दिखाते हैं? वहां पे अमोर्टाइजेशन नहीं दिखाते, वहां पे हम इम्पेयरमेंट दिखाते हैं। वहां पे बेटा इम्पेयरमेंट दिखाते हैं, मतलब आगे जाके अगर आपकी गुडविल कभी नीचे से होती है तो वहां पे उसको वैल्यू से दिखा देते हैं, दोबारा उसका दूसरा बैलेंस एक दूसरी जगह दिखाते हैं। बेटा इतना नहीं, कंफ्यूज हो गए? कोई टेंशन नहीं, बस ये समझो अमोर्टाइजेशन क्या होता है, फिक्स इनटेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ये इम्पेयरमेंट क्या होती है, अमोर्टाइजेशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होती है, अभी आगे सेक्शन ए में ही इन डिटेल आगे पढ़ना है। ठीक है, चलो वहीं के वहीं पढ़ेंगे। चलो डेप्रिसिएशन के नाम से अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन बेटा, ठीक है, अमोर्टाइजेशन पीएनएल अकाउंट हो गया, पीएनएल अकाउंट, इसमें टू डेप्रिसिएशन, टू बेटा टू डेप्रिसिएशन खर्चे डालते हो बेटा, कभी डाली है नहीं डाली? हाँ जी सर डाली है, बैलेंस शीट बनाई है बेटा, 11th क्लास से फाइनल अकाउंट्स बनाते आ रहे हो। एसेट्स लिख रहा हूं यहाँ पे, एसेट्स को भी हटा के बेटा फिक्स एसेट्स लिख रहा हूं, लेस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे फाइनल बैलेंस आता था आपका। याद है कुछ बेटा? याद है ताजा हुई 11th क्लास की बेटा? जैसे डेप्रिसिएशन, पहली बात बताओ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन हमारा क्योंकि खर्चा है बेटा, लॉस एक तरीके से, लॉस ही एक तरीके से खर्चा है, क्योंकि वो हमारी एसेट्स की वैल्यू गिरा देता है। तो लॉस है, खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट है, तो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट होगा। क्रेडिट साइड में क्यों लिखे? क्रेडिट साइड में क्या लिखे बेटा? डेप्रिसिएशन जैसे ही डालोगे किस चीज की वैल्यू घट जाएगी? एसेट्स की। एसेट्स की वैल्यू जब घट जाती है तो कौन सा बैलेंस होता है? एसेट्स के अगर आपको वैल्यू घटानी होती है तो कौन सा बैलेंस डालना पड़ता है? क्रेडिट बैलेंस। तो टू फिक्स एसेट्स, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, तो बेटा डबल एंट्री तो दो जगह जाएगा। एक एंट्री डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन बेटा क्योंकि आपका एक खर्चा है, डेप्रिसिएशन क्योंकि आपका एक खर्चा, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दिया। लेकिन साथ में एक और एंट्री होगी बेटा, ये जो फिक्स एसेट्स है, इस फिक्स एसेट से बेटा अब आपको इसकी वैल्यू घटौती भी तो करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करके, तो बेटा वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप माइनस कर देना, लेस हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा, बुक वैल्यू जो आपकी रियल वैल्यू। तो बेटा इंटर रिलेशनशिप समझे, ऐसे ही अमोर्टाइजेशन की एंट्री है, लेकिन वो मुझे आपको समझानी है बेटा। चलिए, आई होप बेटा आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगली क्लास में मैं आपको बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल एंटिटी समझाने वाला हूं। आज मुझे आपको इंटर रिलेशनशिप समझाना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और आज हमारा डबल एंट्री यहाँ पे खत्म होता है बेटा। अब बस मुझे आपको इसके आगे डबल एंट्री नहीं समझानी। हाँ, जर्नल एंट्रीज वगैरह वो कैसे होते हैं, वो यूट्यूब पे कंसेप्ट लेक्चर आएगा बेटा, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग करके। ठीक है, ये उनके लिए जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, या जो बहुत लंबा चौड़ा उनका फाइनेंस से गैप हो गया, कॉमर्स से गैप हो गया, अब वो अकाउंटिंग रूल्स अगर नहीं जानते तो वो भी वो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा कंक्लूड हम यहाँ से ही करते हैं अपने लेक्चर को। अगली क्लास में मैं आपको अपने सेपरेट लीगल एंटिटी बताता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।